गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट में कल हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके का होता है भाई, एक मनी मार्केट होता है और एक कैपिटल मार्केट होता है। और कैपिटल मार्केट के दो तरीके होते हैं भाई, जिसको मतलब दो टाइप्स होते हैं कैपिटल मार्केट के, जिसको हम लोग प्राइमरी मार्केट बोलते थे और सेकेंडरी मार्केट बोलते थे। मैंने बताया था कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से डिफरेंस पूछा जा सकता है। या तो डिफरेंस यहां से पूछा जाएगा या तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच का डिफरेंस पूछेगा। तो हमने सीखा क्या था भाई कि मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो सेल्स और बाई होता है, किसका, फाइनेंशियल एसेट का। यहाँ पर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, एक साल या एक साल से कम, यहाँ एक साल से ज्यादा। उसके बाद प्राइमरी मार्केट में अगर कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को इशू करती है तो वो प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत करती है। अगर बार बार उसके बाद एक बार उसने शेयर को इशू कर दिया, उसके बाद जब बार बार वो खरीद और बिक्री हो रही है तो वो किसके अंदर चला जाएगा, सेकेंडरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट का ही पार्ट आपको देखने को मिलेगा आगे चलकर फॉरेन एक्सचेंज, या फिर आपको देखने फॉरेन एक्सचेंज नहीं, सॉरी, स्टॉक एक्सचेंज, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज तो अलग टॉपिक है। अब देखो मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज अलग चीज है और हम लोग जो सेबी है, सेबी स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, बस ये बात याद रखना है। ठीक है, वैसे स्टॉक एक्सचेंज को क्या, पूरी कैपिटल मार्केट को, ठीक है, या फिर पूरा मनी मार्केट को रेगुलेट करने का काम किसके हाथ में है भाई, सेबी के हाथ में है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट 1956, जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, प्लानिंग वगैरह शुरू हुआ, 1956 में हमारे देश में स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक कानून आया और उसमें ये स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या लिखी गई है कि स्टॉक एक्सचेंज मींस एनी बडी ऑफ इंडिविजुअल, कोई भी एक इंडिविजुअल, वेदर वो चाहे इनकॉर्पोरेट हो या ना हो, कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब यहाँ पर सारी चीजें आएंगे, किसमें भाई, जैसे मान लो डेट, इक्विटी, वो सब सारे जितनी भी सारी चीज में जो डील करता है कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो एक तरीके से इनकॉर्पोरेट है या नहीं है, वो किसके अंदर आ जाएगा भाई, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आ जाएगा। और जनरली जो होता है, आपने नाम सुना होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, आपने सुना होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, एक होता है क्या भाई, यहाँ थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स रहता है, मतलब सॉरी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, बताओ, सेंसेक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेंसेक्स, मतलब क्या हो गया, सेंसिटिविटी इंडेक्स। ठीक है, यहां याद रखना, सेंसिटिविटी इंडेक्स, ये वाला ना, SENS, इसको क्या बोलेंगे, सेंसिटिविटी, और EX का मतलब हो गया इंडेक्स। ठीक है, मतलब EX आ गया इसका और सेंस इसका आ गया। ठीक है, और वाई तो वो अलग चीज है। ठीक है, मतलब वहां उसको नहीं रखा गया। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में है उसमें है निफ्टी। निफ्टी का मतलब क्या होता है भाई, नेशनल 50। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, नेशनल 50, जहां पर टॉप 50 कंपनी अपने आप को रजिस्टर करती है या फिर जिसको रखा जाता है। ठीक है, कहां पर, निफ्टी में। तो ये हो गया सारे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भाई। वैसे बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, दो मेजरली आपको याद रखना है। स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइडिंग अ लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। जो भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है उसको पैसे में बदलना, कि उसको एक तरीके से नया इशू करना, वो एक तरीके से एक मार्केट प्रोवाइड करती है स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज के लिए। प्राइसिंग द सिक्योरिटीज, शुरुआती आप दौर में अगर देखो कि कौन सा प्राइस जो है स्टॉक का वो बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए, कितना घटेगा कितना बढ़ेगा, वो डिसाइड कौन करता है, एक बार तो कंपनी डिसाइड करती है, लेकिन एक बार मार्केट में उतर गया तो उसके बाद वो डिसाइड कौन करेगा कि उसका डिमांड बढ़ा है तो उसका कितना बढ़ना चाहिए। सिक्योरिटीज का दाम, एक शेयर का दाम 20 रुपया था, एक शेयर का दाम 25 रुपया होना चाहिए कि 10 रुपया होना चाहिए, वो कौन डिसाइड करेगा भाई, स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करेगा। थर्ड जो है, कॉन्ट्रीब्यूट्स इन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्प्रेडिंग द इक्विटी कल्ट, और इक्विटी के बारे में जानकारी वगैरह सारी चीजों के बारे में
फैलाने का काम कौन करता है? आपको स्टॉक एक्सचेंज देखने को मिलेगा। प्रोवाइड द स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का मतलब जो आपको देखने को मिलता है कभी कभी कि ये कंपनी आने वाले समय में बहुत आगे जाएगी, तो वो कभी कभी स्टॉक एक्सचेंज जो होती है वो एनालिसिस भी करती है चीजों को लेकर, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो सेफली हो पाए। आप जब कोई शेयर खरीद रहे हो, मान लो आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से कोई शेयर को खरीदा, जो स्टॉक एक्सचेंज का एक पार्ट है, ठीक है, उसी का है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो स्टॉक एक्सचेंज का ही तो पार्ट है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से अगर आप कोई शेयर परचेज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसकी उसमें एक तरीके से प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, उसका भी ध्यान स्टॉक एक्सचेंज देकर चलता है, ठीक है। तो ये बात है जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे अगर देखा जाए, अगर कोई ट्रेडिंग करना चाह रहा है, ट्रेडिंग का मतलब कि अगर कोई इक्विटी शेयर्स लेता है तो वो कैसे ले सकता है, तो उसका प्रोसीजर क्या है। बहुत बार प्रोसीजर पूछा गया, तो प्रोसीजर आप लोग 5 स्टेप याद रखिएगा। कि पहले क्या, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ठीक है, कि आपको ब्रोकर का सिलेक्शन करना होगा। आजकल डिजिटल ब्रोकर आ गया भाई, जो एप्लीकेशन के थ्रू आप डीमैट अकाउंट वगैरह, पैन कार्ड वगैरह डालिए, तो वहां से आप एक तरीके से अपना क्या है, इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको, पहले क्या होता था, अभी भी है बहुत सारे, कि एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होता था, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, कि भाई एक पर्टिकुलर पर्सन है, अगर मान लो कोई पर्सन है जिसको पता नहीं है कि भाई ऑनलाइन कैसे करें, तो वो कहां जाएगा, जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है उसके पास जाएगा, ताकि उसको बोलेगा भाई मेरे को ना रिलायंस का 100 शेयर ले दो, मैं तुम्हें पैसे देता हूं, उसके बदले जो तुम कमीशन मांगोगे वो तुम्हें मैं दे दूंगा। और वो बताता भी कि आपको कौन सा शेयर लेना चाहिए, कौन सा शेयर नहीं लेना चाहिए। ग्रो और जीरोधा वगैरह ये सेबी रजिस्टर्ड होता है। हाँ, सारे अगर नहीं होंगे सेमी रजिस्टर्ड तो खत्म हो जाएगा फिर उनका लाइसेंस आगे चलकर, ठीक है। मतलब वो कर ही नहीं सकते काम, मतलब वो डिफॉल्ट कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से गलत काम कर रहे हैं अगर सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। ओपनिंग द डीमैट अकाउंट विद अ डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी के साथ जो है ओपनिंग डीमैट, याद रखना, जैसे हम सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, बिजनेस पर्पज के लिए सेविंग अकाउंट होता है, सेव करने के लिए, सेम उसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज या फिर आप शेयर्स वगैरह या डेट वगैरह या इक्विटी वगैरह में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको क्या बनाना होता है भाई, डीमैट अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। तो डीमैट अकाउंट याद रखना। तीसरा जो है प्लेसिंग द ऑर्डर, उसके बाद आप प्लेस करते हो भाई, जैसे अकाउंट बन गया, आपने बोला कि हमें 10 शेयर जो है वो रिलायंस का चाहिए, तो आपने ले लिया, उसके बाद क्या हुआ, एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद में सेटलमेंट हो गया। सेटलमेंट इन द सेंस कि अगर आपका पैसा कंपनी के पास चला गया, तो वो पूरा, और जब आप बेचोगे तो वो डायरेक्टली आपके पास पैसा आ जाएगा, ठीक है। आप बेचने के लिए आपको, अब डीमैट अकाउंट तो आपने लेने के लिए तो बना ही दिया, तो आप जाहिर सी बात है भाई डीमैट अकाउंट के थ्रू ही ट्रांजैक्शन पूरा इन कैश किया जाएगा, ठीक है। एक बात ये है, एक है कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, जो पूछ लिया जाता है डायरेक्ट एग्जाम में। पहला, डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज, इसका मतलब क्या है, डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी, सिंपल सा मतलब है इसका, डीमैट अकाउंट मतलब कन्वर्टिंग द फिजिकल सर्टिफिकेट इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कि अगर कोई आप फिजिकल सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द एमआरएफपी शेयर्स आप नहीं, हाँ आप ऐसे कर सकते हो, जैसे मान लो आपके पास फिजिकल पैसा था भाई, आपने 5,000 रुपया इन्वेस्ट करा, आपको एक डिजिटल फॉर्म में मिल गया कि भाई ये कागज है आपका, एक शपथनामा है कि आपने इतना शेयर लिया हुआ है, तो वो डीमैट अकाउंट का एक पार्ट है ना, कि आपको एक तरीके से क्या किया जा रहा है, कन्वर्टिंग फिजिकल सर्टिफिकेट इनटू अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो याद रखना, सर्टिफिकेट भी मिलता है भाई, हर एक जब शेयर आप खरीदते हो तो उसका आपको जीमेल पर प्रॉपर तरीके से सारी सर्टिफिकेट इशू की जाती है। आगे आ भाई, क्या है भाई यहाँ पर, डीम्यूचुअलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डीम्यूचुअलाइजेशन? इट रेफर्स टू सेपरेशन ऑफ ओनरशिप। क्या किया जा रहा है, ओनरशिप का सेपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम ट्रेडिंग राइट ऑफ द मेंबर्स। मतलब क्या बोला गया, इट रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप हमने एक तरीके से ले लिया है, और कंट्रोल कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज को फ्रॉम ट्रेडिंग राइट्स ऑफ द मेंबर, मतलब वो हमारे पास राइट आ गया अब ट्रेड करने का, अगर हमने वहां से चीजों को ले लिया है, कहां से, शेयर्स को ले लिया, वहां पर अपने हिसाब से बेच रहे खरीद रहे हैं, तो वो क्या हो गया, डीम्यूचुअलाइजेशन। एक होता है डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी एक इंस्टीट्यूशन होता है, याद रखना, डिपॉजिटरी एक इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी सिक्योरिटी को क्या करता है, होल्ड करता है। जैसे मान लो कि आपने कोई सिक्योरिटी खरीदा, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वो कंपनी के पास जाएगा, सबसे पहले डिपॉजिटरी के पास जाएगा, ठीक है। एक होता है एनएसडीएल, एक होता है सीडीएसएल।
ये दो डिपॉजिटरीज है हमारे देश में जो एक तरीके से पहले वेरीफाई करते हैं कि क्या जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है वो जायज है या जो कंपनी का शेयर ले रहा है वो जायज है। तो दोनों को एक तरीके से होल्ड करता है। सिंपल सा मतलब क्या है कि डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है भाई, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, होल्ड करता है आपकी सिक्योरिटीज को, जैसे शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन विच ट्रेडिंग इज डन। वो सारा चीज कच्चा चिट्ठा उसको पता रहता है कि भाई आपने कहां लिया है, कैसे लिया है, कुछ धांधली तो नहीं हो रहा, चेक एंड बैलेंस वो करने का काम डिपॉजिटरी करता है। एक होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स इज एन एजेंट, एक एजेंट होता है ऑफ द डिपॉजिटरी, इसका एक एजेंट होता है, मतलब ठीक है, विच इंटरैक्ट विद द इन्वेस्टर। मान लो आपको इन्वेस्ट करना है तो आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास गए भाई जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, आपने उसको क्या बोला कि मेरे को शेयर खरीदना है, और वो क्या है, रजिस्टर्ड है अपने आप को, तो वो आपके बदले शेयर्स वगैरह को, म्यूचुअल फंड को खरीद सकता है। तो वो एक तरीके क्या हो गया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स इज एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी विच इंटरैक्ट विद इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के साथ कौन इंटरैक्ट करता है, आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। याद रखना जो डिपॉजिटर पार्टिसिपेंट्स रहता है या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एक्ट एज अ लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर, मतलब इसको सारा खबर कौन पहुंचाता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। और एक तरीके से यहां पर एक तरीके से किसके साथ वो जुड़ा हुआ, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इन्वेस्टर के साथ। समझ में आया, मतलब बीच में कौन हो गया भाई, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, यहां कौन हो गया भाई, डिपॉजिटरी, ठीक है, जो चीजों को होल्ड करके रख रहा है भाई, सारी चीजों को देख रहा है। और यहां पर कौन हो गया, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर किससे कनेक्ट हुआ, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से, बोला कि मेरे को म्यूचुअल फंड लेना है, फिर म्यूचुअल फंड कौन होल्ड करेगा, डिपॉजिटरी। सारा देख रेख कौन करेगा, सारा चीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कौन रखेगा, डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट दोनों में बहुत फर्क है, ये बात याद रखना, क्योंकि इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच में लिंक का काम कौन करता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आगे देखो भाई, अब आते हैं सेबी के बारे में डिस्कस करते हैं। हम स्टॉक मार्केटों के बारे में या स्टॉक एक्सचेंज के बारे में समझ लिए। अब आ जाओ भाई, जैसे कि हमने देखा स्टॉक एक्सचेंज 1956 में आ चुका था, लेकिन जो वो उस कंपनी को डायरेक्टली पहले सरकार ही अपने हिसाब से चलाते थे जब तक सेबी नहीं आई थी, ठीक है, मतलब सरकार अपने हिसाब से चीजों को रेगुलेट करती थी, ठीक है। देखा जाए सेबी जो है उसका फुल फॉर्म तो याद रखना है पहले, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सबसे पहली बार इस्टेब्लिश किया गया था 1988 में। अंडर कौन सी मिनिस्ट्री कंट्रोल करके चलते थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री। अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक मतलब एक बॉडी बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया, सेबी, ठीक है। और उसको कंट्रोल कौन करता था, सेबी को, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर वो आती थी, ठीक है। उसके बाद लेटर इट बिकेम्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील अंडर अ, उसके बाद क्या, उसको इंडिपेंडेंट पावर दे दिया गया कि अब तुम्हें, जैसे आरबीआई के पास अब इंडिपेंडेंट पावर है, सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। सेम उसी तरीके से द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 आया, जब एक तरीके से उसको पूरे तरीके से अधिकार दे दिया कि अपने हिसाब से आप चीजों को रेगुलेट कर सकते हैं, सरकार बीच में दखलंदाजी नहीं देगी। जैसे आरबीआई है, आरबीआई को पैसा बढ़ाना है कि घटाना वो सरकार नहीं बोलेगी, सर अगर आरबीआई के ऑर्गेनाइजेशन में लग रहा है, उनके मेंबर को लग रहा है बढ़ाना चाहिए तो बढ़ाएगी, ठीक है। वैसे अगर इनडायरेक्टली देखा जाए, सेबी के जो चीफ होते हैं या बड़े बड़े पोस्ट पर होते हैं वो सरकार के द्वारा ही एक तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं, या फिर बोलो सरकारी नौकरी, मतलब जैसे आरबीआई का एग्जाम होता है ना, सेम उसी तरीके से सेबी का भी एग्जाम होता है। नीचे लेवल पर वही बंदा, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो प्रमोट होकर एक तरीके से हायर पोस्ट पर जाते हैं, ठीक है। तो ये सेम उसी तरीके से चीजें जैसे आरबीआई है। रीजन फॉर सेटिंग अप द सेबी, आखिरकार सेबी को बनाने के पीछे वजह क्या था, सबसे पहला प्राइवेट प्लेसमेंट, की प्लेसमेंट जो है वो प्राइवेट तरीके से, मतलब कोई अगर प्राइवेट इन्वेस्टर किस तरीके से अगर कोई अपनी कंपनी खोलना चाह रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ाना चाह रहा है, तो उसको कौन कंट्रोल करेगा, तो उसको सरकार कंट्रोल नहीं करेगी, उसको एक बॉडी करेगी जो कि कौन है, सेबी है। रिगिंग ऑफ द प्राइस, अगर प्राइस जो है कभी कभी होता है कि प्राइस जो है जानबूझकर बढ़ाने की कोशिश की जाती है कंपनीज के द्वारा, ठीक है, अपने शेयर्स के प्राइस, तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए एक बॉडी की जरूरत है ना, जो हमेशा वॉच डॉग के जैसा काम करे और देखे कि भाई वो कंपनी ऐसा तो नहीं है खुद ही शेयर खरीद रही है और अपनी डिमांड को बढ़ा रही है।
तो दिक्कत परेशानी उसमें नहीं। अनऑफिशियल प्रीमियम ऑफ अ न्यू शेयर की कोई अनऑफिशियल कोई तरीका ना हो सके उसके लिए, उसको जांच परख के लिए। नॉन एडियरेंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, कोई कंपनी खोल के बैठा है भाई, कोई भी कंपनी, ठीक है, मान लो कोई प्राइवेट कंपनी खोला है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी खोला, लेकिन वो अपने आप को भाई कंपनी तो बता रहा है, लेकिन उसने कभी भी रजिस्टर नहीं करा, तो इसका मतलब क्या है, सेबी उसका लाइसेंस रद्द कर सकता है। जितनी भी सारी कंपनीज खुलती हैं, सारे मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिसको सेबी देख रेख कर चलती है, ठीक है। वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, कि भाई स्टॉक एक्सचेंज में रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या कोई कंपनी उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रही है, वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। डिले एंड डिलीवरी ऑफ द शेयर्स, अगर मान लो कि किसी ने एक बार या फिर बहुत सारे बंदों ने शेयर को बेचा एक कंपनी का, लेकिन उसको पेमेंट मिलने में बहुत डिले हो रहा है, तो उन सब सारी चीजों को एक तरीके से देखने का काम कौन करता है, सेबी करता है। मतलब प्रॉपर स्टॉक मार्केट और कंपनीज को चलाने का और रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है, सेबी करके चल रहा है। इसीलिए जरूरत पड़ी कि सेबी एक अलग बॉडी हो ताकि वो चीजों को रेगुलेट करे। तो आखिरकार इसका उद्देश्य क्या बनाया गया, उद्देश्य ये कि भाई ये पहली बात तो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करेगा, मतलब स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करेगा, ना कि कंट्रोल। रेगुलेट का सिंपल सा मतलब है कि उसको ध्यान रखेगा और उसको चलाने की कोशिश करेगा सही तरीके से। दूसरा कि प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट, चाहे वो कंज्यूमर इन्वेस्टर का राइट हो, चाहे वो कंपनी का राइट हो, दोनों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा, कि दोनों के साथ किसी के साथ धोखा ना हो, तो ये काम जो है वो कौन करेगा। तीसरा जो है वो प्रिवेंट द ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिस, मतलब क्या, देखते हो बहुत बार ट्रेडिंग जो होता है पेनी स्टॉक्स को लेकर, छोटे छोटे स्टॉक्स को लेकर अचानक उसका भाव बढ़ा दिया गया, इधर उधर से पैसा वैसा लेके, तो वो सब सारी चीजों को रोकने का काम किसके हाथ में है भाई, सेबी के। डेवलप द कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से फॉलो हो, वो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहता है सेबी का, ठीक है। ये बात। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेबी, सेबी का फंक्शन सबसे पहला रेगुलेटरी फंक्शन, हमने बताया ना अभी, सबसे पहला जिसका ऑब्जेक्टिव ही रहता है कि रेगुलेट करके चले, तो इसका फंक्शन काम भी यही होगा ना कि वो सही तरीके से चीजों को रेगुलेट करके चले। इसमें देखो रजिस्ट्रेशन ऑफ कौन सा ब्रोकर होगा भाई, कौन सा ब्रोकर होगा भाई, अदर प्लेयर्स इन द मार्केट कौन होंगे भाई जो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करेंगे भाई, सॉरी जो मतलब एक माध्यम बनेंगे जहां इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड, कौन से म्यूचुअल फंड किस तरीके से कौन बेच रहा है क्या नहीं बेच रहा, उन सब सारी चीजों को एनालाइज करने का काम है इनका। रेगुलेशन एंड टेक ओवर बिड ऑफ द कंपनीज, अगर कोई कंपनी दूसरे कंपनी के साथ विलय हो रहा है, ठीक है, विलय का मतलब अगर साथ में आ रही है, ज्वाइंट वेंचर बना रही है, तो उसमें उसको एक तरीके से देखने का काम कौन करेगी, सेबी। सेबी कंडक्ट्स अ इंक्वायरी एंड ऑडिट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, मान लो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी सारी कंपनी है, तो उन सब सारी कंपनीज का भी एक तरीके से ऑडिट करा सकती है, उस पूरे स्टॉक एक्सचेंज का ऑडिट, कि यहाँ जो पैसा आ रहा है जा रहा है वो सही तरीके से आ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, प्रॉपर तरीके से ऑडिटिंग होती है। ऑडिट होता है ना, हर एक कंपनी अपना ऑडिट करके चलती है, ऑडिट करवाती है भाई, या फिर सरकार कर सकती है कभी भी आके। अगर ऑडिट नहीं करेगी तो सरकार खुद ही लगेगी एक कंपनी फ्रॉड कर रही है, तो ऑडिट करना, भाई बताओ तुम कहाँ से पैसा आ रहा है, तुम्हारे पे कहाँ पैसा जा रहा है, कितना टैक्स भर रहे हो, सारा कच्चा चिट्ठा लाओ। तो उस तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या जितने स्टॉक एक्सचेंज हमारे देश में है, वहां पर एक तरीके से चीजों को एनालाइज करके ऑडिट करके चला जाता है। उसके बाद देखो दूसरा जो फंक्शन होता है, एक तो रेगुलेटरी फंक्शन है आरबीआई का, जिसमें सारी चीजों को रेगुलेट किया जाता है। दूसरा जो है डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ सेबी, कि सेबी ये भी चाहती है कि डेवलप हो ये सब मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोग आके इन्वेस्ट करें, उसके लिए एक प्रॉपर तरीके से चीजों को एनालाइज करके जनता के सामने एक भरोसा दिलाना, ट्रस्ट पैदा करना किसके हाथ में, ठीक है। अगर मान लो कि आरबीआई सही तरीके से अगर रेगुलेट नहीं करेगी बैंकों को, तो बैंकों के ऊपर लोगों का ट्रस्ट टूट जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर सेबी सही तरीके से कंपनीज को रेगुलेट नहीं करेगी, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट नहीं करेगी, तो स्टॉक मार्केट पर लोगों का भरोसा उठ जाएगा, फिर लोग शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जिससे एक तरीके से कंट्री के डेवलपमेंट में रुकावट आएगी, ठीक है। तो पहला है ट्रेनिंग ऑफ द इंटरमीडिएटरीज ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, जो भी इंटरमीडिएटरीज है, मतलब जो बीच वाले बंदे हैं जो ये सब काम करवाते हैं, जो म्यूचुअल फंड खरीदवाते हैं या म्यूचुअल फंड बेचते हैं या स्टॉक और शेयर बेचते हैं, उनको सही तरीके से
जो है वो क्या कराना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग कराने का काम किया जाता है। कंडक्टिंग द रिसर्च, पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट, कुछ नया तरीका लाना है, किस तरीके से, मान लो कि एक नया तरीका इन्वेस्टमेंट का लाना है, तो वो सब सारी चीजों के बारे में एक तरीके से डिस्कशन डिबेट जो होता है या पब्लिश वगैरह जो अपना रिपोर्ट होता है वो पब्लिश करते रहती है, कौन, सेबी करते रहती है समय समय पर, ताकि डेवलपमेंट होता रहे। अंडरटेकिंग द मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट, और ज्यादा इसका फोकस रहता है कैपिटल मार्केट के ऊपर कि कैपिटल मार्केट को कैसे हम डेवलप करें, क्योंकि जितना ज्यादा कैपिटल मार्केट डेवलप होगा उतनी ज्यादा हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी। क्यों? क्योंकि उतने ज्यादा लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और उतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा हमारी कंपनीज लेंगी भाई, और कंपनीज ज्यादा ज्यादा प्रोडक्ट बना के ज्यादा ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अच्छा होगा, खास करके एक्सपोर्ट। तीसरा देखो, तीसरा है प्रोटेक्टिव जो फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी क्या करती है? प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट पर ध्यान तो देती है लेकिन प्रोटेक्ट भी करके चलती है। किसको किसको प्रोटेक्ट करके चलती है? एक तो प्रोहिबिट करती है जो भी फ्रॉडलेंट या फिर जो फ्रॉड करता है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब गलत तरीके से शेयर के भाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसको रोकने का काम करता है। कंट्रोलिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर का मतलब कि कंपनीज का अब मान लो कि रिलायंस ने शेयर को इशू करा, अब रिलायंस के फैमिली वाले या आपस में ही उसने क्या बोला कि लो भाई मेरे से 5 लाख करोड़ रुपए ले लो, एक स्टाफ को दे दिया और बोला कि तुम मेरे सारे शेयर्स को खरीद लो, और सारे शेयर्स को खरीद के एक तरीके से शेयर का भाव बढ़ा दिया। तो ये सब इनसाइडर ट्रेडिंग है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, ठीक है, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो पेनल्टी वगैरह लगाने का काम कौन करता है? ठीक है, सेबी। अंडरटेकिंग द स्टेप ऑफ इन्वेस्टर के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, उसको भी प्रोटेक्ट कौन करता है? सेबी, ठीक है। टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट, समय समय पर कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज होने चाहिए, तो वो सब सारे भी एक तरीके से सेबी कर चलता है। तो यहाँ पर 3 फंक्शन हमने देखा, रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन और प्रोटेक्टिव फंक्शन। 3 फंक्शन आरबीआई के सेबी के याद रखने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये होता है आपका पूरा कैपिटल या फिर फाइनेंशियल मार्केट खत्म। इसके आगे जो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हम लोग प्लानिंग से, ठीक है। प्लानिंग स्टार्ट करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करेंगे, प्लानिंग होगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग हो जाएगा, फिर एक तरीके से कंट्रोलिंग। ये 5 हम लोग कंप्लीट करके चलेंगे, ठीक है। तो 5 दिन में, लगभग 6 दिन में, 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।